देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित किया गया। हमेशा की तरह इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को संबोधित भी किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्प अर्पित कर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन किया, उन्हें याद किया। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किला पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के दौरान वंदे मातरम और राष्ट्रगान हुआ। साथ ही 21 तोपों की सलामी दी गई। समारोह में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज सुबह की है, जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और ये भव्य तस्वीरें इतिहास की गवाह है और भारत की प्रगति की गवाह है। पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज संबोधन किया है, उनके उस संबोधन के पीछे क्या तस्वीर है, क्या भारत के विकास की तस्वीर है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र आहूजा विवेक जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। MH1 के समस्त दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामना और एक संदेश। इससे पूर्व हम चर्चा को प्रारंभ करें। इसे स्वाधीनता दिवस कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वाधीनता का अभिप्राय है स्व अधीन, अर्थात इस दिन मैं स्वयं अपने अधीन रहने का संकल्प करता हूं। एक पंक्ति में कहूं तो मैं अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को अपने विचारों के अधीन रखने का संकल्प करता हूं। यदि मनमानी से चलता हूं तो कह सकता हूं कि मनमानी से तुम चलो तो तुम मन के दास, भोगोगे फिर दंड, यहाँ होकर खिन्न उदास। स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, अर्थात मैं, मेरा राष्ट्र, मैं राष्ट्र का एक संभ्रांत सभ्य नागरिक एक संकल्प लेता हूं कि स्वाधीनता के समय, स्वतंत्रता के समय जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व ने, उस विजनरी ने लिखा, मैं उनकी समस्त धाराओं के अधीन रहने का संकल्प लेता हूं। यदि मैं ऐसा करता हूं तभी मैं अपने राष्ट्र की स्वाधीनता या स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल हो सकता हूं। पुनः आप समस्त दर्शकों को 80वें स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, अब आपसे समझना चाहूंगी, आपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना कि किस तरीके से उन्हें एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा संदेश दिया। और इस संदेश के पीछे क्या, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और अपने भाषण को उन्होंने आज नाम दिया सप्तधारा का। सप्तधारा यानी कि 7 ऐसे पॉइंट थे जिन पर पूरा फोकस आज के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक एक करके उस पर आएंगे। सप्तधारा की अगर हम बात करते हैं तो पहली शक्ति उन्होंने उत्पादन की शक्ति बताया है कि यानी कि भारत को उत्पादन में ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। ये उत्पादन की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की जो बात कही है, इसे आप कैसे देखते हैं? सप्तधारा में से पहला पॉइंट। देखिए, निश्चित रूप, हाँ जी, सप्तधारा में जो उन्होंने बात कही कि उत्पादन की, तो निश्चित रूप से उत्पादन से मेरा तात्पर्य ये है कि मेरा देश मैन्युफैक्चरिंग हब बने, मेरा देश इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने, मेरा देश जो कि फार्मेसी हब ऑफ द वर्ल्ड है, अब क्वालिटी फार्मेसी गुड्स को सप्लाई करने में सफल हो सके। फार्मेसी के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि पहली 5, दुनिया की प्रथम 5 कंपनियों में हमारे देश की भी 2 या 3 कंपनियां होनी चाहिए। ऐसा संकल्प उन्होंने फार्मेसी क्षेत्र के उद्योग को बतलाया। रक्षा क्षेत्र में भी मेरा देश अब रक्षा के आयुधों को, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स हो, चाहे वो तेजस विमान हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे
दूसरे विमान हो या किसी भी प्रकार की तोपें हो, अब मेरा देश खुद उसमें अपना निर्माण कर रहा है, करता रहेगा। उत्पादन पर जोर देने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि हम अपने देश को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर कर सकें और हम पूरे विश्व को अपने देश में बने हुए मेक इन इंडिया के, इनोवेट इन इंडिया के, मेड इन इंडिया के, मेरे देश के बनाए गए स्वदेशी उत्पादों को हम पूरे विश्व में ठीक उसी प्रकार भेज सकें जैसे कोरोना के समय में हमने अपने देश से वैक्सीन्स भेज करके पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यदि कोरोना से लड़ने में उस समय सहायता दी, तो वह केवल और केवल ये मेरे देश के कारण, मेरे देश के इस सक्षम नेतृत्व के कारण, उनकी दूरदर्शी सोच के कारण संभव हो पाया। मेरा किसी से कोई तुलना नहीं है, मैं चीन से अपनी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि चीन का जो सिस्टम है वो बहुत ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर कम्युनिज्म है, वहां पर एक ही दल का शासन है। लेकिन मेरा देश तो एक स्वस्थ, स्वतंत्र, समृद्ध लोकतंत्र है ना। तो मेरे देश में उस समृद्ध लोकतंत्र के अंदर भी उत्पादन की क्षमता बढ़े, इसके लिए सप्तधारा की पहली धारा जो हमें विकास की ओर लेकर के जाएगी, उसकी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस लाल किले से दिए गए संबोधन में इंगित किया। एक बात कह देता हूं कि जो बात प्रधानमंत्री शायद संसद में कहते, लेकिन संसद में चल रहे निरंतर वितंडे के कारण और उसको एक ऐसा सड़क सा बना दिया जहां तख्तियां लेकर के आ रहे हैं। संसद जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा तो वहां चर्चा के लिए भेजा था, ना कि वहां एक वितंडा करने के लिए, नारे लगाने के लिए और संसद को ठप कर देने के लिए, विधायी कार्य ना कर पाए ऐसा करने के लिए नहीं भेजा था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुए, ध्वज फहराते हुए जो संदेश दिया, वो पूरे देश को वो संदेश है जो कि संसद में ना दे पाने का एक मलाल तो रहेगा, लेकिन तय रूप से वो संदेश लाल किले की प्राचीर से आया। जी। अब सप्तधारा की दूसरी शक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कही है, वो कही है उन्होंने कृषि और फूड प्रोसेसिंग। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें हमारे देश के किसानों की, किसानों के लिए खुले पूरे विश्व के बाजारों की, इसे आप कैसे देखते हैं, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, कृषि क्षेत्र जो मेरे देश का है, कृषि प्रधान देश है और मेरे देश की अधिकतम आबादी आज भी, चाहे हम कितना भी कह लें कि अर्बनाइजेशन हो गया, गांव अब शहर बन गए हैं, गांव और शहर के बीच की दूरी समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे देश की अधिकतम आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। लेकिन क्या मेरे देश का किसान अपने कृषि उत्पादों का पूरा लाभ ले पाता है क्या? तो इस पर यदि चिंतन करते हैं तो पहली बात फिर से जो शायद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से नहीं कही लेकिन इंगित किया कि हम ट्रेड समझौते तो कर रहे हैं, व्यापार समझौते कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग, इवन यूरोपियन यूनियन से हुआ और यूएस का चल रहा है और भी बहुत से देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, लेकिन किसी भी ऐसे समझौते में कहीं भी कृषि क्षेत्र के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया। एक दूसरा, किसान सम्मान निधि जो सभी ने सोचा था केवल चुनावी एक नारा है, चुनाव के समय दी जाएगी, बाद में बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स जो कि उनके अकाउंट्स में जाते हैं। जैसा पहले एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रुपया चलता है तो 10 पैसे नीचे जनता तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां तो एक बटन दबाते हैं,
जितने रुपए एक अकाउंट के लिए दिए जाते हैं पूरे के पूरे उतने ही पहुंचते हैं। तीसरा, कृषि क्षेत्र में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, पीछे खाड़ी युद्ध के समय हाय तौबा मचाई गई कि फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं मिलेगा, अपना अपना यूरिया इकट्ठा कर लो, यहां तक कहा गया कि डीजल तेल भी इकट्ठा कर लो, एलपीजी सिलेंडर इकट्ठे कर लो। लेकिन आज भी हम देखते हैं, और खाड़ी युद्ध को चलते हुए इतना लंबा समय हो गया, यूक्रेन रूस युद्ध भी हुआ, लोगों ने कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन शायद रूस से चीन के बाद सबसे अधिक तेल यदि कोई खरीद रहा है तो वो भारत ही खरीद रहा है। तो कृषि क्षेत्र की चिंताओं को, किसानों की चिंताओं को पूरी तरह से एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उसमें किसान निधि योजना की निरंतरता हो, उनके लिए यूरिया उपलब्ध करवाने की बात हो, उनके लिए रियायती सॉफ्ट लोन हो, उनके लिए मृदा योजना हो, ऐसी समस्त योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन एक कदम आगे बढ़ा करके यदि फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो किसान अपने उत्पादों को कच्चा ना बेचे, अपितु उसकी फूड प्रोसेसिंग करते हुए उसमें वैल्यू एडिशन करे, और उस वैल्यू एडिशन से निश्चित रूप से किसान को बहुत अधिक लाभ होने वाला है, ऐसा बतलाने का एक प्रयास लाल किले की प्राचीर से हुआ। जी जी, साथ ही साथ जिस तरीके से आजकल पूरी दुनिया में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक का जोर है, फूड प्रोसेसिंग और कृषि वाले पॉइंट पर ही हम हैं अभी, उसी पर मैं बात कर रही हूँ। तो ये आपने अभी भी देखा होगा पीछे से किस तरीके से जो है खराब खाना जो है जगह जगह बरामद किया जा रहा है, पनीर की बात की जा रही है। तो ऑर्गेनिक खाना हो, कम प्रोसेस्ड हो, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जोर दिया गया है, कम से कम पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की बात उन्होंने कही है। जितनी ऑर्गेनिक खेती होगी उतनी ही जो जमीन की उर्वरकता है वो भी बढ़ेगी। उसको आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा मैसेज जो है आज किसानों के लिए दिया है, किसानों के लिए नहीं बल्कि जो किसान एफर्ट्स करेंगे उसका फायदा आम जनता को भी होगा, हेल्थ वाइज अच्छा होगा। देखिए, निश्चित रूप से मैं इसमें एक नाम जरूर लेना चाहूंगा। आपने गुजरात के राज्यपाल, जो पूर्व में हिमाचल के राज्यपाल रहे और उससे पूर्व में वो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के अधिष्ठाता रहे, आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन इस ऑर्गेनिक खेती के लिए लगा दिया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ही अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, पूरा कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बात मैं बतला दूं कि अधिक उत्पाद लेने के लालच में यदि किसान अधिक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करता है, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करता है, तो कैंसर जैसे रोग, जो कि असाध्य रोग है, जिसका कोई ट्रीटमेंट, कहते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को कैंसर होने के बाद लील जाता है, उनको मृत्यु को प्राप्त होते हैं और बहुत एक कष्ट और दुखदायी अंत होता है। उसका मुख्य कारण पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का अधिक प्रयोग करना है। इसीलिए ऑर्गेनिक खेती को यदि किसान अपनाते हैं तो ना केवल वह ऑर्गेनिक उत्पाद के नाम पर, ऑर्गेनिक उत्पाद की मार्केट में वैल्यू पर अधिक कमाई कर पाएंगे, अधिक लाभ ले पाएंगे, अपितु देश की जनता को भी स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा लाभ होगा। और कृषि के अंतर्गत ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यदि कोई बात है तो मैं इसके पीछे एक नाम जो मैंने प्रारंभ में लिया, आचार्य देवव्रत जी, तो उनके द्वारा लगातार किया जा रहा काम इसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश देश को देता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात को कह करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है। जी जी, टेक्निक और इनोवेशन, सप्तधारा का तीसरा पॉइंट जिस पर उन्होंने जोर दिया, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत टक्कर दे रहा है। इसे आप पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं इसे एक पहले क्षेत्र में करता हूँ, विषय विशेष पर लेकर के। जैसे हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने,
लेकिन हम पूरी दुनिया को जेनेरिक दवाइयां देते रहे और अक्सर हमारे को कहा जाता था कि मेरा देश तो कट कॉपी पेस्ट करता है, इनोवेशन कहीं और होता है। 4 साल 7 साल जो भी उसके पेटेंट से बाहर आने का समय रहता है उसके इंतजार करता है, बाद में कॉपी करके और पूरे विश्व में उसको सप्लाई करता है। लेकिन आप देखेंगे, हैरान होंगे कि वर्ष 2019 में पहली बार, पहले क्यों नहीं आया इतना साल तक ये विचार, एनडीसीटी रूल आए, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स आए। और आप हैरान होंगे कि उन रूल्स की मार्केटिंग के लिए पहली बार इस देश से जब अधिकारियों को चुन करके भेजा गया, तो उसमें सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि मैं भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे विकसित देश में जाकर के हमने अपना एनडीसीटी रूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया, मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के बारे में एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ उनको कहा कि मेरा देश जो 144 करोड़ की आबादी का देश है, उसमें विविधता की सभी प्रकार की बीमारियां हैं और उन बीमारियों पर आप ट्रायल कर सकते हैं। कम एंड डू क्लिनिकल ट्रायल्स। हमने सीआरओज एस्टेब्लिश किए, सीआरओज का हब बेंगलुरु बना। तो निश्चित रूप से अब जो इनोवेट इंडिया का नारा लगा है, जिसमें हम स्टार्टअप को भी जोड़ देते हैं, अब एआई को भी जोड़ देते हैं, चिप्स को भी जोड़ देते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े शिप्स को भी जोड़ देते हैं, यहां तक कि जो भी अब रक्षा समझौते हुए, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल बनी, चाहे वो हम राफेल प्लेन लेकर के आए, लेकिन उन सभी रक्षा समझौतों के मूल में एक बात अवश्य रही कि आपको अंत में आकर के अपने उत्पादों को, अपने इन सामानों को मेरे ही देश में बनाना होगा। तो निश्चित रूप से जब तक हम इनोवेट नहीं करेंगे, नए उत्पादों को ला करके उसमें लीडर नहीं बनेंगे, मेरे देश के वैज्ञानिक अन्य देशों में जाकर के अनुसंधान करते हैं लेकिन मेरे ही देश में अनुसंधान कर पाए, इसके लिए रॉकेट में देखिए ना, एक प्राइवेट क्षेत्र को कितना खोला गया और प्राइवेट क्षेत्र ने कितनी जल्दी अपना एक रॉकेट स्पेस में भेजा। तो ये सभी के सभी इनोवेशन की तरफ, अनुसंधान की तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा संदेश ही तो देते हैं। जी जी, अब बात करते हैं गति शक्ति की, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया। गति शक्ति यानी कि बेहतर कनेक्टिविटी हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, अच्छी सड़कें हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, उस पर उन्होंने जोर दिया है। यानी कि एक तरीके से अगर हम इन अभी तक जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये एक बैलेंस्ड अभी तक नजर आ रहा है कि आप हेल्थ की बात भी कर रहे हैं, आप कृषि की बात भी कर रहे हैं, आप इनोवेशन की बात भी कर रहे हैं, आप टेक्निक की बात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो विकास जमीन पर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी देश का विकास देखना हो तो वहां की सड़कें देख लीजिए, आपको वहां का विकास समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक ये गति शक्ति की बात है तो केवल सड़कों तक ही नहीं है, ये रेलवे में भी है, ये एयर कनेक्टिविटी में भी है। पहले किसी किसी प्रदेश में तो एक भी एयरपोर्ट नहीं होता था, अब कोई भी ऐसा प्रदेश बाकी नहीं रहा जिसकी राजधानी एयर कनेक्टिविटी से कनेक्टेड ना हो। आप ईस्टर्न स्टेट्स देख लें, सभी के सभी ईस्टर्न स्टेट्स के भी कैपिटल या उनके बड़े मुख्य शहरों में से कोई एक शहर एयर कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है, यानी कि एयरपोर्ट है। बाकी जो विकसित राज्य हैं वहां तो कितने कितने एयरपोर्ट बन गए हैं और कितनी नजदीक नजदीक बन गए हैं। लोग कई बार आक्षेप भी करते हैं कि देखिए, दिल्ली में एयरपोर्ट था, हिंडन में भी एयरपोर्ट है, तो जेवर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, करनाल में भी एयरपोर्ट है, आपका एक चंडीगढ़ में भी एयरपोर्ट है, एक छोटा एयरपोर्ट हिसार में भी बना है, और एक एयरपोर्ट फिर आपका अमृतसर में भी है। तो कुल मिलाकर के जब देखते हैं तो एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी लगता है कि जैसे अब केवल मेट्रो सिटीज तक सीमित ना रह करके दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों को भी जोड़ने का काम कर रही है। फिर ट्रेन को देखते हैं तो पहले हमारी अंतिम ट्रेन केवल दीमापुर तक जाती थी, जो कि बहुत पुराना एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन रहा, लेकिन अब उस रेल लाइन को कितने दुर्गम स्थानों तक आगे बढ़ा करके कोहिमा को जोड़ा गया, और वहां से बर्मा बॉर्डर कितनी दूर है, कोई अधिक दूर नहीं है। तो कुल मिला करके मैं देखता हूं, चाहे आप जाए ना, कितना आनंद आएगा आपको ट्रेन में जाने में ही, बाहर का देखते हुए जाएंगे तो लगेगा कि आपने शायद जन्नत देख ली।
जम्मू से श्रीनगर तक की जब आप ट्रेन यात्रा करते हैं तो इतने बड़े बड़े पुल और इतने बड़े बड़े टनल, जिसको सुनने के बाद उनके एक विपक्षी ने भी कहा था कि आपने हमें धन्य कर दिया। मैं उमर अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं। तो ये एयर कनेक्टिविटी या ट्रेन कनेक्टिविटी, और जहां तक बात है सड़क की तो बात करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बोलने से ज्यादा सड़कें खुद बोलती हैं। आपके यहाँ चंडीगढ़ जाना हो तो चंडीगढ़ जाने के लिए कितने ज्यादा विकल्प उपस्थित हैं। पहले आना होता था आपको एयरपोर्ट पर दिल्ली, तो कितनी रेड लाइट्स में से फंस करके आना होता था। अब तो सीधा ही आपके चैनल के सामने से ही अंडरपास लेते हैं और यूईआर बिना किसी रेड लाइट के सीधा एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ एक नहीं, अनेकों रास्ते बन गए हैं। आपका जिस जिस रास्ते से जाने का मन हो, जहां गूगल आपको चाहे 10 मिनट भी कम दिखा रहा हो, तो आप उस रास्ते को ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का, चाहे राज्यों के राजमार्गों का, चाहे ट्रेन्स का, चाहे एयर कनेक्टिविटी का, चाहे हेलीकॉप्टर की पवन हंस सेवा का, तो ये कनेक्टिविटी जितनी अधिक बढ़ेगी, ये कनेक्टिविटी क्या होती है, जैसे मेरे शरीर में रक्त संचार कर रहा है तो मेरी कैपिलरीज मेरे शरीर के आखिरी कोने तक खून को लेकर के जाती है। यदि कोई कैपिलरी डैमेज हो जाती है, खून नहीं पहुंचता है, तो वो अंग सड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे देश के आखिरी कोने तक जब कनेक्टिविटी रहती है, जहां से हम आ जा सकते हैं, तो विकास का वो संचार मेरे देश के आखिरी कोने तक पहुंचता है। इसीलिए गति शक्ति की इस धारा का भी सप्त धारा में बहुत बड़ा महत्व है। जी, दुनिया बहुत विकास कर रही है, लेकिन साथ ही साथ विकास के साथ एक चीज और देखने में आ रही है डॉक्टर साहब की, किस तरीके से कुछ देश आपस में युद्ध में उलझे हुए हैं और उस युद्ध का इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत पर तो पड़ता ही है। दूसरी बात है, कई देश ऐसे भी हैं जो गृह युद्ध से जूझ रहे हैं, ऐसे भी कई देश हैं। अब इस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, और इसी बात का जिक्र आज पीएम मोदी ने इसमें अपने संबोधन में किया है कि डिफेंस के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये सप्तधारा का एक 5वां पॉइंट और उन्होंने उठाया है। अब इसे आप कैसे देखते हैं कि समय की मांग है कि आप डिफेंस के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो जाइए, आप अस्त्र शस्त्र के लिए, किसी भी चीज के लिए आप दूसरे देश पर ना निर्भर करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपको दूसरों के हिसाब से जो है उनकी डील करनी पड़ती है, उनके हिसाब से, उनकी शर्तों के हिसाब से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी आपने एक सीरियल देखा होगा, पता नहीं यहाँ जिक्र करना है, सफेद सागर के नाम से, और वो सफेद सागर में दिखाया कि हमारे पास मिराज विमान थे, लेकिन चूंकि उपलब्ध नहीं करवाया गया उस समय लेजर गाइडेड बम्स को, तो कैसे हमने MiG-21 जैसे अपने पुराने विमानों से भी उन पर आक्रमण करते हुए उन दूरगामी और ऊंची चोटियों पर, जहां पर कि आकर के पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए कब्जा करके बैठ गए थे, उन पर हमने हमला किया और उनको वहां से भगाया। तो निश्चित रूप से समय की मांग है। अब तेजस विमान पूरी तरह से भारत में विकसित और अब अलग अलग एरो शोज में जाता है और अपना दिखाता है। ठीक है, एरो शोज में एक्सीडेंट होते हैं, केवल हमारे विमान का नहीं, बहुत से विमानों के हुए, लेकिन तेजस विमान मेरे देश में बन रहा है, बना, और अब जल्दी ही हमारी सेना को उपलब्ध होगा। शिप, अब हम कितने भी पानी के समुद्री जहाज जो कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, उनको हम विकसित कर रहे हैं, और उन्हीं को लगा करके होर्मुज के किनारे पर, मुहाने पर हमने अपने कितने ऐसे ऊर्जा लाने वाले, चाहे एलपीजी ला रहे थे, डीजल ला रहे थे, चाहे वो कच्चा तेल ला रहे थे, उन सभी अपने शिप्स को निकालने में सफलता प्राप्त की। उस समय ऊर्जा का संकट देश में ना आए। कितने अब ड्रोन्स के लिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो एक डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, जहां ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स का भी निर्माण होता है, और ब्रह्मोस की मिसाइल्स अब पूरे इंडोनेशिया कहें, कंबोडिया कहें, किन किन देशों को अब हम सप्लाई भी कर रहे हैं, ताकि वो देश भी अपनी रक्षा करने में स्वयं
समर्थ हो सके तो तय रूप से। और एक बात और भी है जो अक्सर कई बार हम चर्चा में सुनते हैं, लेकिन कोई पुष्ट ऐसा मिलता नहीं है कि जिसको हम पुष्टि कर सकें, कि इस युद्ध में भी बहुत से देश भारत से रक्षा उपकरणों की मांग कर रहे हैं, और भारत विभिन्न देशों को रक्षा उपकरणों की सप्लाई करते हुए अब इसमें भी आत्मनिर्भर बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। और मेरा देश जब तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी सेनाओं को अपने बनाए हुए आयुध भरपूर मात्रा में और उच्च टेक्नोलॉजी के नहीं देगा, तब तक क्या हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए रक्षा भी सप्तधारा में एक मुख्य बिंदु बन करके आज उभरा। जी जी। यहाँ पर 2 पॉइंट्स और बचे हैं, छठा और सातवां पॉइंट मैं आपसे दोनों इकट्ठे बताती हूँ। एक तो है ग्रीन एनर्जी, यानी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, रिन्यूएबल हो, इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया है। इस पॉइंट के ऊपर भी जाएंगे। साथ ही साथ एक उन्होंने कहा है कि भारत सॉफ्ट पावर है, इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। 2 पॉइंट्स है सप्तधारा के। हाँ देखिए, बिल्कुल इन दोनों पर एक साथ ही कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी सबसे ज्यादा, जिसमें कि वातावरण को, मेरे प्रदूषण को अधिक असर ना पड़े। चाहे उसमें एक विवादास्पद भी रहा काफी, अभी भी उस पर चर्चा है, उसे छुआ नहीं, लेकिन यहाँ ग्रीन एनर्जी की बात है तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। E20 पेट्रोल के ऊपर, तो E20 पेट्रोल जितना 20% इथेनॉल मिलाया गया, जो पराली जला करके प्रदूषण हो जाता था, उस पराली को बेचने पर जो अब अल्कोहल, उस अल्कोहल को ऊर्जा में मिला करके, एक तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो पूरी तरह से हम निर्भर हैं दूसरे देशों के ऊपर, उन पर 20% निर्भरता कम होती है, एक। और दूसरा, जितनी भी हम एनर्जी है, अब हमारी ग्रीन एनर्जी हो, उसके लिए पहले तो ना तो दक्षिण भारत में मैं अभी होकर के आया, तो वहां पनचक्कियां लगी हुई हैं और पूरी तरह से लगी हुई है। आपके पंजाब में कितना शानदार काम किया पंजाब की सरकार ने भी, तो देखते हैं कि पूरी की पूरी एक लुधियाना के पास दोराहा जगह है, इतना लंबा सोलर एनर्जी का जो लगाया है, वहां कितनी जबरदस्त सोलर एनर्जी पैदा हो रही है। तो वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो हवा से मिलने वाली एनर्जी हो, चाहे वो टनल्स बन रही हो, अभी एक दुर्घटना भी हुई टनल में, लेकिन फिर भी टनल्स बना करके 440 वाट का एक ऊर्जा का संयंत्र लगाया जा रहा है ना, एक पूरा का पूरा वहां पर एक पानी से चलने वाला ऊर्जा पैदा करने के लिए चमोली उत्तराखंड के अंदर चल रहा है ना कार्यक्रम। तो ये सभी के सभी ग्रीन एनर्जी में ही आते हैं। तो ग्रीन एनर्जी अभी मेरे देश की जरूरत है प्रदूषण से बचाने के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए, 24x7 बिजली सभी को उपलब्ध रहे, प्रत्येक गांव में बिजली की तार पहुंचे और बिजली का बल्ब जले, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को, उत्पादन के क्षेत्र को बिजली के कट्स का सामना ना करना पड़े। तो निश्चित रूप से ये रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा करते, ये बहुत अंतिम आपने जो धारा कहा। जी, अंतिम पॉइंट जो है वो सॉफ्ट पावर का है। सॉफ्ट पावर क्या होती है, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करें। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत कहां स्टैंड कर रहा है सॉफ्ट पावर के तौर पर? देखिए, सॉफ्ट पावर में जैसे एआई आ जाता है, डेटा आ जाता है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने पूरे का पूरा एक प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं एक बात बतला दूं कि मेरे देश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे देश, पूरे विदेशों की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को चला रहा है। तो ये ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? मेरे देश का युवा यूएस में जाकर के, यूके में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, कनाडा में जाकर के ही वही काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्यों करना चाहता है, या अपने यहाँ भी बैठ करके क्यों करता है? क्योंकि मेरे देश के युवा को वो मौके नहीं मिल रहे थे। आज के भाषण में यदि युवाओं को आकृष्ट करने के लिए सर्वाधिक बार
नौजवान शब्द का या युवा शब्द का, युवा शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसके लिए सॉफ्ट पावर की बहुत बड़ी एक महत्व को बतलाया गया। इसके लिए चाहे चिप्स बनाने का उद्योग हो, पहले किसी ने नहीं सोचा ना कि ये चिप्स और रेयर अर्थ बनाए जाएं यहाँ पर भी। तो वो चिप्स बनाने का पूरा काम अभी बहुत तेजी के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करते हुए किया गया ना, तो वो हमारे युवाओं को ही तो आकृष्ट करेगा ना। मेरे देश का युवा अब सॉफ्टवेयर में आएगा, तो सॉफ्टवेयर में जो टेक्निक्स बनाएगा, तो क्यों हम दूसरे ही देशों पर निर्भर रहेंगे, क्यों? तो मेरे देश का युवा इसका प्रयोग करते हुए मेरे देश का जो डाटा पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं, उतना सस्ता डाटा कहीं पर भी नहीं है। 2 ही स्थानों पर जो सस्ता, चाहे वो डाटा हो चाहे आटा हो, वो मेरे ही देश में सस्ता है। आप कहीं भी जाकर के देखेंगे, भोजन करेंगे, तो शायद आपको यहाँ हिंदुस्तान से, भारत से सस्ता भोजन नहीं मिलेगा, और हमारे देश से सस्ता डाटा भी कहीं नहीं मिलेगा। तो ये भी एक सॉफ्ट पावर बनाने की जो बात कही गई है, तो एआई में तरक्की हो, चिप्स बने, और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी उतनी ही तरक्की करें। इसके लिए अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स को भी हम एक मौका देने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब देश देने का प्रयास कर रहा है, सरकार देने का प्रयास कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी जी, यहाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देश प्लीज। की तरक्की, ये तो केवल सरकार जी। जी अब बस अंतिम एक पंक्ति कह करके बात को मैं खत्म करूंगा जी कि जब देश की प्रगति की बात आती है ना पूजा जी, तो जी केवल सरकार का दायित्व नहीं रहता है। जब देश की प्रगति के लिए देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं अपना कर्तव्य समझते हुए जुड़ जाता है ना, जब हम कर्तव्यों का निर्वहन करने लगते हैं, तो उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमें वह अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमें कभी भी कहीं भी कुछ भी अनर्गल बोलते हुए मुझे चाहिए आजादी ऐसे नारे लगाने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु मेरे अधिकार मुझे मेरे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। मुझे कहने की, मांगने में जाहिर सी बात है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप इस तरह की बात कर पा रहे हो, कह पा रहे हो, कहने की आज़ादी है, इससे ज़्यादा आज़ादी क्या होगी? वरना कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आप एक शब्द नहीं बोल सकते, जहां पर लोगों को बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो रही है। चाहे हम पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, अपने आसपास के पड़ोसी देशों की क्यों ना बात कर ले, तो स्थिति भारत की बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया है 2047 तक का, वो अपने आप में एक कहीं ना कहीं रोड मैप है कि किस तरीके से भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।